गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। तो क्या हालचाल। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज जो हम बातें करने वाले हैं ना, वो ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये सवाल सारा का सारा सवाल आपके एग्जाम का नाम। क्योंकि आज की क्लास में जो क्वेश्चन करवाने वाला है ना सर, उसको देखोगे ना तो तुम सच में बोलोगे सर कि ये सब सवाल यही से तो पूछता है एग्जाम में। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरा मिशन जो है ना वो सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव, जहां पे लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल होगा, और जिसका आज हमारा छठा क्लास है। और आज की क्लास में आपको हम टोटल 10 क्वेश्चन को फोड़ेंगे। और मेरा मिशन है ना मेरे दोस्त कि अब की बार फिर से एक बार इतिहास लिखना है, और इतिहास के पन्ने में अब की बार आपका टॉपर का नाम आएगा सर। क्योंकि मेरा मिशन है ना मेरे दोस्त कि इस बार जो है ना 475 से एभव करना है। और इसके लिए मेरे दोस्त आपको एक सही डायरेक्शन में और सही दिशा में और सही चीज पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी सर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम क्लास को आगाज कर देंगे, क्योंकि कम टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम ज्यादा फोड़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा छठा क्लास है, और इसका हमने 5 क्लास पिछला ले चुका हूं, ठीक है। अगर इसका आप पिछला 5 क्लास नहीं देखे हो ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, और सारे का सारे SST का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। यही नहीं, हम आपको करवा रहे हैं साइंस में टॉप 150 सब्जेक्टिव लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, 500 ऑब्जेक्टिव साइंस में, सोशल साइंस में हमने बहुत सारा क्लास लिया सर, मैथ हो, हमने सबको निचोड़ दिया। और मेरा मकसद है ना मेरे दोस्त कि अब की बार आपकी आंखों में खुशियों का आंसू देना। बाकी सर हम क्लास को आगाज कर देते हैं, ठीक है। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगेगा ना मेरे दोस्त तो दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है। आइएगा सर, आज की क्लास का पहला सवाल, ठीक है। आज जो है ना वो क्वेश्चन नंबर कितना 41 से हम शुरू करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 41 क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल क्या कहता है ना मेरे दोस्त, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, यानी नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अपना योगदान किस तरह दिया। और ये सवाल जो है ना मेरे दोस्त, ये आपको डबल स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि एकदम बहुत हैवी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जरा गौर करना, हमने क्या बोला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह अपना योगदान दिया। तो कहता है क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। हमने क्या बोला है सर कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। फिर कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर रायन राज संघ का निर्माण किया था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो जर्मन प्रदेश को जीतकर रायन राज संघ का निर्माण किया था। फिर कहता है और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी। जब हमारा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर रायन राज संघ का निर्माण किया था, जैसी नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर रायन राज संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जैसा ही रायन मतलब राज संघ का निर्माण किया ना, तो वहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी, और धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। तो हमसे पूछा है ना सर कि यूरोप के राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो यूरोप के राष्ट्रवाद को फैलाने में, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था। तो पहला बात क्या है सर कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। फिर कहता है क्या कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर रायन राज संघ का निर्माण किया था। किसने? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर रायन राज संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी। जैसा ही उन्होंने जर्मन प्रदेश को जीता और रायन राज संघ का निर्माण किया, और वहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी, ठीक है। तो धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। तो हमें पूछा था क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था। तो आपको पता चल गया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह सहायक हुआ था सर। मेरे दोस्त SST है,
जितना ज्यादा पढ़ोगे ना सर वो उतना ही दिल में आपका जाएगा, क्योंकि सर कहता है ना कि रिवीजन जितना करोगे आप उतना ही परफेक्ट बनोगे। और रिवीजन करने का भी तरीका अलग अलग होता है सर। जब भी पढ़ाई करो मेरे दोस्त तो दिल और दिमाग दोनों का दोनों अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई ने कार्य रायन राज संघ का निर्माण किया था और दिमाग तो कहीं, दिल तो कहीं और चल गया, क्या कर रही होगी, मामला फंस जाएगा सर। मैं कहता हूं कि दिल और दिमाग दोनों एक ही जगह रखना, ठीक है। इसी के साथ एक बार जरा मेरे साथ बोलना, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलना। कहता है ना कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह सहायक हुआ था, तो जरा मेरे साथ बोलना। कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना विकास में, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर कहता है नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर रायन राज संघ का निर्माण किया था। फिर कहता है और यहीं से जैसा ही जर्मन प्रदेश को जीतकर रायन राज संघ का निर्माण किया और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी और धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 42 की तरफ। 42 नंबर सवाल क्या कहता है कि विकसित देश, आप विकसित देश में क्या अंतर है। अगर कोई देश विकसित देश है और अगर कोई देश आप विकसित देश है तो उस दोनों में क्या अंतर है। जैसे जापान, जैसे अमेरिका, ये सब विकसित देश है। जैसे मान लो नेपाल आप विकसित देश है, भूटान आप विकसित देश है। तो हमसे पूछा है ना सर कि विकसित देश और आप विकसित देश में दो दो अंतर लिखिए। विकसित देश और आप विकसित देश में दो दो अंतर लिखना है। सबसे पहली बात तो यह है ना सर कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश विकसित देश होता है। हमने क्या बोला कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश क्या होता है मेरे भाई, तो विकसित देश होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, कहता है कि विकसित देश और आप विकसित देश में निम्नलिखित अंतर है, बहुत सारा अंतर है। तो एक साइड आपको विकसित देश लिखना है और दूसरे साइड आपको आप विकसित देश लिखना है, ठीक है। और बीच में आपको क्या करना है, लाइनिंग दे देना है। तो कहता है एक नंबर में क्या कि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। आय क्या बोला जी, हमने बोला ना कि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अधिक होती है। आप विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। किसी को दिक्कत नहीं ना है सर। जब दिक्कत नहीं है तो शाम को 6 बजे और सुबह को 7 बजे तुम मेरे साथ जुड़ो, मात्र 4 क्लास करो। 5वां क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछना कि सच में जो संदीप मास्टर पढ़ाता है वो एग्जाम पूछता है कि नहीं पूछता है। तुमको 4 क्लास में तुम्हारा दिल बता देगा कि सच में यही सवाल पूछता है। क्योंकि सर मैं जो सवाल लाता हूं ना मेरे दोस्त, इसके भले ये 1 घंटा की क्लास होती है लेकिन 1 घंटा के पीछे की जो कहानियां होती है ना मेरे दोस्त, उसमें मैंने कई रात जग जाता हूं आपको कंटेंट तैयार करने के लिए सर। क्योंकि ऐसे एसएसटी में परिभाषा तो ऐसा होता है ना सर, लगता है कि कहानी पढ़ रहे हैं और इतना हैवी परिभाषा, इतना हैवी डिफिनेशन लिखने में टाइम लगता है सर। मैंने सर खुद आपके लिए सर कई रातें जग जाता हूँ, तब जाकर के आपके लिए सही कंटेंट पहुँचाता हूँ। तो इसका दायित्व ये है ना मेरे दोस्त कि सही चीज़ों को सपोर्ट करो और सही चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करो मेरे दोस्त। सही चीज़ों से कभी डरना मत, सत्य के आगे कभी डरना मत मेरे दोस्त। ये दुनिया है, तुम्हें सताएगी, तुम्हें लतियाएगी, तुम्हें ठेलेगी, तुम्हें खींचेगी, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता, ठीक है। हाँ आओ गई सर। हमने क्या बोला है कि विकसित देश एक तरफ लिखना है, एक तरफ आपको आप विकसित देश लिखना है। कहता है विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अधिक होती है। विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अधिक होती है। आप विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कम होती है। कहता है विकसित देशों के लोगों का जीवन, विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। हमने क्या बोला है सर कि जो देश विकसित है तो वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर होता है ना वो उच्च होता है। और आप विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर क्या होता है सर, जीवन स्तर क्या होता है, तो निम्न होता है। जो देश विकसित है वहाँ का जीवन स्तर निम्न उच्च होगा और जो देश आप विकसित है उसका जीवन स्तर क्या होगा, निम्न होगा। विकसित देश में जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया। आप विकसित देश में जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। आइएगा, कहता है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत आप अपने मुखिया जी को फंसा सकते हैं, आप अपने गांव के नेताजी को फंसा सकते हैं। हाँ, जो नेता होते हैं ना उसको फंसा सकते हो, क्योंकि पता है सूचना का अधिकार कानून ये बताता है कि
कि आपके गांव में जो सरकारी कार्यालय में काम किया जा रहा है, आपके गांव में या फिर आपके शहर में जो सरकारी फंड के थ्रू काम किया जा रहा है, इसकी जानकारी को प्राप्त करना। और ये जानकारी आपको सूचना के अधिकार के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे गांव में, हमारे शहर में जो सरकार के द्वारा फंड आया है, इसमें सही तरीका से काम हो रहा है या इसमें धांधली हो रहा है। तो ये हमारा आदेश देता है सूचना का अधिकार। तो आज के बाद अगर आपके गाँव में नल पुलिया बनेगा ना, तो जाके पूछना ठेकेदार साहब से, कैसे काम हो रहा है? तो कहेगा अरे तू के पूछने वाला है? बोला हम नहीं पूछने वाला है, हमारा सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, वही हमारा अधिकार देता है। सूचना का अधिकार कानून हमारा अधिकार देता है कि मैं सरकारी चीज़ों में पूछ सकता हूं, क्योंकि मैं इस देश का जनता हूं। क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत आइएगा सर? कहता है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? तो कहता है क्या कि सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के कार्य के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है, ताकि कार्य में हो रहे धांधली को रोक सके। अतः सूचना का अधिकार कानून का रखवाला है। इसलिए देखो सर, सूचना का अधिकार जो है वो कानून का इसलिए रखवाला है क्योंकि सूचना के अधिकार के माध्यम से धांधली को रोका जा सकता है। सरकार के फंड में जो धांधली हो रही है उसको रोकना ही तो सबसे बड़ा कानून है मेरे दोस्त। आजकल वही तो नहीं रुक रहा है। समाज में आता है नली बनाने के लिए 2 फीट ढलाई, ठेकेदार साहब करेगा 1 फीट ढलाई, कहेगा कंक्रीटो सीमेंट लगाना, लगा देगा बिरला गोल्ड। तो ये सब कुछ की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं सूचना के अधिकार के माध्यम से। ठीक है, तो हमने क्या बोला है सर कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? तो कहता है सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के कार्य के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के कार्य के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है, ताकि कार्य में हो रहे धांधली को रोक सके। और अतः सूचना का अधिकार कानून का क्या है? रखवाला है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए सर आते हैं सवाल नंबर कितना? 44 की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है और शायद ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही देता है मेरे दोस्त, लघु उत्तरीय में। ठीक है, कहता है कि जल संसाधन के उपयोग को लिखे। जल संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ है? ये सब चीज रटने का है मेरे दोस्त। आप जरा बताओ ना, ये सब चीज रटने का है? नहीं सर, ये सब चीज रटने का नहीं है। जल संसाधन हमारे जीवन का है। हमारी जल से क्या क्या हमारे समाज में काम होता है? खेत की सिंचाई होती है जल ही से, घर बनता है जल ही से, तो सर विद्युत होता है जल ही से। तो वो सब कुछ हमारा रियल लाइफ की चीजें हैं सर। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं सर कि आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स। थोड़ी सी अपनी धंधा की तरफ बातें करने दो, चुप। हाँ, हमने क्या बोला है सर? देखो सर, इससे हमसे ज़्यादा आपको फायदा है, पता है क्यों? क्योंकि आप इसके बारे में पहले सुनो। हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स, जहाँ पे सर आपको सिर्फ मैथ और नन हिंदी का नहीं मिलेगा, आपको साइंस का मिलेगा, सोशल साइंस का मिलेगा, हिंदी बुक प्लस ग्रामर मिलेगा, इंग्लिश बुक प्लस ग्रामर मिलेगा, संस्कृत बुक प्लस ग्रामर मिलेगा, तमाम चीज मिलेगा। साथ ही हम आपको जो करवा रहे हैं टॉप 140 सब्जेक्टिव सोशल साइंस में, 150 सब्जेक्टिव साइंस में, तमाम क्लासेस जो हम आपको ले रहे हैं वो सभी का PDF नोट्स आपको मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है मेरे दोस्त कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें 101% गारंटी के साथ है कि जितना नोट्स हम आपको दे देंगे उतना से बाहर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सर पिछली बार का भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है। ठीक है, जिसका फी मात्र 199 रुपया है सर, और सारे का सारा एकदम टाइपिंग किया हुआ है, एकदम बेहतरीन फॉर्मेट में है सर। मैं आपको ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट दिखा सकता हूं कि एक चैप्टर का है, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का है सर। सारा का सारा चैप्टर में आपको इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइपिंग रहेगा और इसी प्रकार से आपको सब्जेक्टिव टाइपिंग किया हुआ है। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, जिसका प्राइस 199 रुपया है सर। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के लिए इसको हटा करके मात्र 150 रुपया कर दिया गया है, तो आप इसकी फायदा को उठा सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है? तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा ना, 7295 वाला नंबर,
उसी नंबर पे आपको 150 रुपया पेमेंट कर देना है और पेमेंट करके उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगी, किसी से भी पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसी व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मिनट भर के अंदर में आपके पास सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। 1 मिनट के अंदर में आपके पास सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही मेरे दोस्त ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा क्योंकि स्टाफ मेरे पास एक है बेचारा, वो हमेशा परेशान रहता है। पीडीएफ चाहिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तुरंत मिल जाएगा सर, ठीक है। हाँ आइएगा सर, हम लोग अपनी दुनिया में आते हैं। मेरी दुनिया तो औरों की दुनिया से क्या है, अलग है। कहता है जल संसाधन के उपयोग को लिखिए। जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। ये क्वेश्चन में डबल स्टार मार देना और ये क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, लघु उत्तरीय में पूछेगा। कहता है खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग होता है। जल का उपयोग कहाँ होता है, खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग होता है। धान की खेती, गेहूं की खेती, कोई भी फसल करोगे सर तो जल की आवश्यकता है। कहता है घरेलू कार्यों में उपयोग होता है। घर के साफ सफाई में, मतलब खाना बनाने में, हर जगह जल का उपयोग होता है क्योंकि हमारा जल ही जीवन है, ठीक है। फिर कहता है विद्युत निर्माण परियोजना के लिए उपयोग होता है। विद्युत निर्माण मतलब जहां से करंट की निर्माण होती है ना, जहां से करंट आता है ना, वहां पे जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाँ फिर कहता है मछली पालन के लिए उपयोग होता है। और आप एगो बताइएगा कि 5 नंबर में जल का उपयोग और कहां होता है। हमने आपको 4 एग्जाम्पल बता दिया है सर। आपको 5वां नंबर में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और सबको कमेंट करना है, आपको है मेरा कसम। मेरे दोस्त अपना विचार को जरूर प्रकट करना। अगर पढ़ाई करते हो तो सच्चे दिल से करना, वरना एकदम मत करना, ठीक है। हाँ ये कमेंट करना कि जल का एक और उपयोग कहाँ किया जाता है। पहला उपयोग क्या है कि खेतों की सिंचाई के लिए जल का उपयोग होता है। घरेलू कार्यों में उपयोग होता है। विद्युत निर्माण परियोजना के अंतर्गत उपयोग होता है। मछली पालन में उपयोग होता है। आप एगो 5वां नंबर में कमेंट कर दो कि जल का प्रयोग और कहाँ होता है। आइएगा सर, कहता है आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। हमें बोला है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। हमें क्या बोला है, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। हमें क्या बोला है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के कारण हमारे देश का विकास ठप पड़ जाता है, ठीक है सर। हाँ तो हमें क्या बोला है कि आतंकवाद लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद जो है वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। देश में एकता और अखंडता के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक चीज है, क्या है, आतंकवाद, ठीक है। हमने क्या बोला है सर कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। तो आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाओं के होने से वहां की विकास एवं जन कल्याण योजनाओं को चलाने में कठिनाई उत्पन्न होती है और जिससे विकास की प्रक्रिया थम जाती है या फिर धीमी हो जाती है। हमने क्या बोला है सर, जिस क्षेत्र में आतंकवाद का दुर्घटना होता है वो क्षेत्र का विकास कम पड़ जाता है। अभी भी बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे विकास के नाम पे एकदम 0/0 है, वो सब नक्सली क्षेत्र है। तो वहां आतंकवादी पैदा होते हैं, वहां पे आतंकवादी ज्यादा होते हैं, तो वहां का विकास कहां से होगा, क्योंकि सरकार का योजना वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो वहां के लोगों का विकास नहीं हो पाता है। तो हमने क्या बोला है सर, हमने कहा है क्या कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसी। तो कहता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। कहता है किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाओं के होने से वहां की विकास एवं जन कल्याण योजना चलने में कठिनाई उत्पन्न होती है। जो कहता है क्या कि किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाओं को होने से, किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटना होने से वहां के विकास एवं जन कल्याण योजनाओं को चलने में कठिनाई होती है। जहां पे आतंकवादी दुर्घटना होगा वहां पे जन कल्याण हो गया या फिर विकास के नाम पे ठप पड़ जाता है, कठिनाई उत्पन्न होती है और विकास की प्रक्रिया थम जाती है, मतलब विकास धीरे हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर कि हमारा आतंकवाद लोकतंत्र की क्या है, चुनौती है। हमसे क्या बोला था कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। हमें बोला है आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे। तो कहता है आतंकवाद लोकतंत्र की
के लिए चुनौती है। कैसे? तो कहता है आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाओं के होने से वहां के विकास एवं जन कल्याण योजनाओं को चलने में कठिनाई उत्पन्न होती है और विकास की प्रक्रिया थम जाती है या फिर धीमी हो जाती है। ठीक है, चलो सर आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है? 46। 46 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है ना कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली का मतलब होता है वस्तु का लेन देन मत करना। कोई भी वस्तु को खरीदेंगे तो मुद्रा के माध्यम से खरीदेंगे, कोई वस्तु को बेचेंगे तो मुद्रा के माध्यम से बेचेंगे, मतलब पैसा के माध्यम से बेचेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। पहले होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे सपोज मान लो कि हमको जरूरत है बड़का फोन का, ठीक है रे, हमरा जरूरत है बड़का फोन का और तुमको जरूरत है छोटका फोन का। ठीक है, और हमारा पास है छोटका फोन और तुम्हारे पास है बड़का फोन और तुमको जरूरत है छोटका फोन का, तो हम कहेंगे कि तू मेरा वाला छोटका फोन ले लो और तुम अपना वाला बड़का फोन दे दो। तो पहले के युग में दे देता था लोग। अगर हमारे घर में चावल नहीं है और दूसरे के घर में गेहूं की जरूरत है, और हमारे घर में गेहूं ज़्यादा है चावल नहीं है, और दूसरे के घर में चावल ज़्यादा है गेहूं नहीं है, तो हम अपना गेहूं उसको देते थे और उसका चावल हम अपने घर में ले लेते थे, जिससे हम अपने घर का पेट चलाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया ना रे, ये मोबाइल का दाम ज़्यादा बा, छोटका मोबाइल का कम दाम बा, इसलिए एर फेर मत कर। यानी अब के डेट में हो गया मौद्रिक प्रणाली, मतलब मुद्रा से वस्तु का लेन देन करता है आज के डेट में। ठीक है, तो क्या कहता है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है? कहता है मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सभी कार्य मुद्रा की सहायता से की जाती है। हमने क्या बोला है? मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सभी कार्य मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा की सहायता से की जाती है। मुद्रा मतलब पैसा की सहायता से की जाती है। अर्थात मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए वस्तु ना देकर मुद्रा का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मुद्रा मतलब वस्तु को हमने कोई खरीदा है तो भी हम उसको पैसा देंगे, वस्तु को हमने कोई बेचा है तो भी हम उससे हम पैसा लेंगे। मतलब आज के डेट में वस्तु खरीदना हो चाहे बेचना हो तो उसको हम पैसा के माध्यम से वस्तु को बेचेंगे या खरीदेंगे, तो वही हमारा क्या होगा? मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली। ठीक है, कहता है मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो कहता है मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सभी कार्य मुद्रा की सहायता से की जाती है। मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सभी कार्य, लेन देन का सभी कार्य मुद्रा की सहायता से की जाती है। अर्थात मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए वस्तु ना देकर मुद्रा का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 47 की तरफ तो बढ़ो ना जी। आप लोग जरा एक चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त? तो इस सेशन को लाइक कर देना और ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मिशन 475+, क्योंकि मेरे दोस्त आपके दिल में शायद ये बात भूल जाते हैं आप लोग, इसलिए सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, ताकि मैं आपका कमेंट देखता हूं ना मेरे दोस्तों, मैं खुद एनर्जेटिक हो जाता हूं कि इतने सारे बच्चे की आंखों में सपना है 475+। इसके लिए फिर और मैं ज़्यादा मेहनत करता हूं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे दोस्त सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, कहता है अबरक के उपयोग को लिखे। अबरक का उपयोग कहाँ है? अबरक के उपयोग को लिखे, और ये हमारा क्वेश्चन जो होता है वो लघु उत्तरीय में पूछता है, मतलब अबरक का 2 या 3 उपयोग बताना है। ठीक है, तो कहता है क्या सर कि अबरक एक विद्युत रोधी धातु है। यही तो होता है लिखावट में फर्क मेरे दोस्त। कहता है अबरक जो है वो कैसी धातु है? तो अबरक एक विद्युत रोधी धातु है। ठीक है, आइएगा, इसलिए इसका कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। अबरक जो है वो हमारा क्या है? एक विद्युत रोधी धातु है, इसलिए इसका उपयोग कई कार्यों में किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या है? निम्नलिखित है। पहला, इसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में होता है। अबरक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में होता है, आयुर्वेदिक दवाई बनाने में उपयोग होता है, और एक और होगा, और विद्युत रोधी पदार्थों के रूप में उपयोग होता है। हमने इसका कितना उपयोग बताया? 3 उपयोग बताया। ठीक है, हमने क्या बोला है कि अबरक के उपयोग को लिखे। ये बातें देखो सर, अबरक के उपयोग, तो ऐसा मत करना कि इसको छोड़ देना, सिर्फ इसको लिखना। यही तो कहता है कि सबसे यूनिक लिखो। एग्जाम देकर के आएगा, सब कहेगा कि हम 100 में 100 ठोक के आए, लेकिन 100 में 100 कई वो का नंबर मिलता है ना? मिलता है सर, कितना तो विकेटो दे देता है, फेल होकर जाता है। तो सर यूनिक बनो, तभी तो यूनिक रिजल्ट होगी ना। यूनिक बनना सीखो मेरे दोस्त,
ठीक है। बाकी सर ज्यादा बोल देंगे तो कहेगा रे संदीपा आ जाना सर। कहता है अब्रक के उपयोग को लिखे, तो कहता है अब्रक एक विद्युत रोधी धातु है। अब्रक कैसी धातु है? तो विद्युत रोधी धातु है, इसलिए इसका कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। कहता है इसका निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में उपयोग होता है इसका। कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में इसका उपयोग होता है। आयुर्वेदिक दवाइयों बनाने में इसका उपयोग होता है। और इसका तीसरा उपयोग होता है विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में होता है। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गैरीवाल्डी की कार्यों की चर्चा करिए। गैरीवाल्डी की कार्य कौन कौन सा था उसको चर्चा करना है। हमें क्या बोला है कि गैरीवाल्डी की कार्यों को क्या करिए? चर्चा करिए। अब हमें यह बताना है कि गैरीवाल्डी की जो कार्य था ना उसको हमें बताना है कि गैरीवाल्डी की कार्य कौन कौन सी थी। तो कहता है ना मेरे दोस्त क्या कि इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। गैरीवाल्डी का सबसे पहला कार्य है इटली का एकीकरण। अगर गैरीवाल्डी नहीं होता तो इटली का एकीकरण नहीं होता। हाँ, हमने क्या बोला है सर कि अगर गैरीवाल्डी नहीं होता तो इटली का एकीकरण नहीं होता। अगर गैरीवाल्डी नहीं होता तो इटली का एकीकरण नहीं होता। तो हमें बोला है कि गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करिए। तो कहता है ना कि इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से एक नाविक थे। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है। इन्होंने युवाओं की एक शक्तिशाली सेना लाल कुर्ती बनाया था। गैरीवाल्डी ने युवाओं के लिए एक मतलब शक्तिशाली सेना जिसका नाम रखा था लाल कुर्ती, जिसका गठन किया था। हमने क्या बोला है? इन्होंने युवाओं की एक शक्तिशाली सेना लाल कुर्ती का गठन किया था या था बनाया था। गठन किया या फिर बनाया था। ठीक है। हाँ, इन्होंने क्या किया कि पेशे से एक नाविक था, उन्होंने युवाओं की एक शक्तिशाली सेना बनाया जिसका नाम रखा लाल कुर्ती। ठीक है। फिर कहता है कि इन सैनिकों को लेकर एक सेना का गठन किया। फिर उन्हीं सैनिकों को लेकर के उन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज की स्थापना किया। उन्होंने उसी सेना को, जो सेना का गठन किया है लाल कुर्ती सेना को लेकर के, उन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज की स्थापना किया। वही सेना की मदद से सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर गणराज की स्थापना किया। बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगा। बेटा हो तो ऐसा, अपनी पूरी जिंदगी अपने समाज के ऊपर लुटा दिया, तभी तो उसका नाम इस धरती पे बुक में है सर। हाँ, बनो ऐसा ना मेरे दोस्त कि एक इतिहास के पन्ने में तुम्हारा नाम हो। ठीक है। बाकी सर इस धरती पे तो आया है सब, चल जाएगा सब, लेकिन कोई लोग ऐसे काम करके जाते हैं जिसका पैर का निशान भी इस धरती पे छपा हुआ रहता है। समझा ना मेरे दोस्त? आ जाओ। कहता है क्या सर? हमें बोला है ना कि गैरीवाल्डी की कार्यों की चर्चा करिए। गैरीवाल्डी की इतनी ज़्यादा कार्य है कि मैं चर्चा कर नहीं सकता हूं, बस जो इंपॉर्टेंट कार्य है उसी की मैं चर्चा करूंगा। कहता है इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। गैरीवाल्डी क्या था? तो पेशे से एक नाविक थे। उन्होंने युवाओं की एक शक्तिशाली सेना लाल कुर्ती बनाया था। उन्होंने युवाओं के लिए एक शक्तिशाली सेना जिसका नाम उन्होंने लाल कुर्ती रखा था। ठीक है। फिर इन सैनिकों को, वही लाल कुर्ती वाला सेना जिनका नाम लाल कुर्ती रखा, उसी सैनिकों की मदद से उन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर गणराज की स्थापना किया। उसी सैनिकों की मदद से सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर गणराज की स्थापना किया और बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगा। ठीक है। आइएगा, अगला कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो कहता है क्या कि वैसी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो वैसी राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता ना देखकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। मतलब वैसी राज्य जहां पे कोई जाति प्रथा ना देख करके सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोगों को समान विकास हो, उसी को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ठीक है। हमने क्या बोला है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो कहता है ना कि वैसी राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष
प्राथमिकता ना देखकर, मतलब ऐसा मत देखो कि वो बड़ा धर्म के लोग बात ओकरा ज्यादा वैल्यू, ऐसा नहीं, सभी का समान वैल्यू, धर्म विशेष और प्राथमिकता ना देखकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, उसी को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज कहते हैं। ठीक है, अगला कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही मेरे दोस्त एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलता है, तमाम चीजें मिलता है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। हमने क्या बोला है कि टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है, हाँ, वहां पे मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही आपका दिल करे दिमाग करेंगे ना मेरे दोस्त, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, वरना रात के सपने में आएंगे और सिस्टम को खराब कर देंगे। संदीप -1842। ठीक है सर, 1842 अब आइएगा, हमने बोला मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, कहता है वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार एवं निजी व्यक्तियों के पास हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कहता है वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संचालक देश की सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास हो, उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सबका सब क्या है मेरे दोस्त, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब जरा ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा, सच में ये क्लास अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना, सेशन को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत अच्छा लगा ना मेरे दोस्त तो अगर आपको लगता है कि इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहिए तो अपने अपने व्हाट्सअप के, फेसबुक के स्टोरी में लगा देना, ताकि सर आपकी वजह से लोग की भलाई हो जाए, ताकि आपका स्टेटस लोग देखे ना सर। तो आजकल के बोले कि लड़का कल लड़की का स्टेटस लगाता था, आज एजुकेशन का स्टेटस लगाने लगा, पढ़ाई का स्टेटस लगाने लगा, इससे आपका भी स्टेटस बन जाएगा और लोगों का भलाई भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सर, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, बाकी मिलते हैं ना आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।